नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। इतिहास विषय में कक्षा 7वीं के 12वां पाठ साम्राज्य की प्रगति, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अब तक हमने मराठी सत्ता के उदय और विस्तार का अध्ययन किया। हमने यह भी देखा कि स्वराज की स्थापना से लेकर साम्राज्य विस्तार तक की यात्रा किस प्रकार पूर्ण हुई। उत्तर भारत में मराठों का जो साम्राज्य विस्तार हुआ उसमें जिन सरदार घरानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया उनकी संक्षिप्त जानकारी हम इस पाठ में करेंगे। सबसे पहले इंदौर के होलकर। मल्हार राव इंदौर की होलकर सत्ता के प्रवर्तक थे। उन्होंने दीर्घ काल तक मराठी राज्य की सेवा की। वे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में निष्णात थे। बाजीराव प्रथम और नाना साहब के शासनकाल में उन्होंने उत्तर में पराक्रम दिखाया। मालवा और राजपूताना में मराठों का वर्चस्व स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। पानीपत युद्ध के बाद उत्तर में मराठों की गिनती प्रतिष्ठा को संवारने में माधवराव पेशवा को उनका बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई मल्हार राव का बेटा खंडेराव की पत्नी थी। कुंभेरी के युद्ध में खंडेराव की मृत्यु हुई। कालांतर में मल्हार राव का भी निधन हो गया। उसके पश्चात इंदौर के प्रशासन की बागडोर अहिल्याबाई के हाथ में आ गई। वह महान कूटनीतिज्ञ और उत्तम प्रशासक थी। उन्होंने नए कानून बनाकर भू राजस्व, कर की वसूली जैसी बातों को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। बंजर भूमि को बोवाई के लिए उपयोग में लाना, किसानों के लिए कुएं खुदवाना, व्यापार उद्योग को प्रोत्साहन देना, तालाबों का निर्माण करवाना आदि कार्यों के लिए उन्होंने परिश्रम उठाए। भारत में चारों दिशाओं में स्थित महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों पर उन्होंने मंदिर, घाट, मठ, धर्मशालाएं, प्याऊ का निर्माण करवाया। इस रूप में देश की सांस्कृतिक एकता का उनके द्वारा किया गया प्रयास महत्वपूर्ण था। वह स्वयं न्याय फैसले करती थी। वह महादानी और ग्रंथ प्रेमी थी। उन्होंने लगभग 28 वर्ष क्षमता से राज्य प्रशासन चलाया और उत्तर में मराठी सत्ता की छवि को उज्जवल बनाया। राज्य में शांति और सुव्यवस्था स्थापित कर प्रजा को सुखी बनाया। मराठा शाही के गिरते समय में यशवंतराव होलकर ने राज्य को बचाने का प्रयास किया। नागपुर के भोसले घराने में परसोजी भोसले को शाहू महाराज के कार्यकाल में वरार और गोंडवाना प्रदेशों की सनद दी गई थी। नागपुर जिले के जितने भोसले हुए उसमें रघु जी सबसे पराक्रमी और कार्यकुशल पुरुष थे। वह दक्षिण के तिरुचिरापल्ली और अकाट के आसपास के प्रदेशों को मराठों के प्रभुत्व में ले आया। शाहू महाराज ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों की चौथ वसूली के अधिकार रघु जी को दिए थे। वह उन प्रदेशों को मराठों के आधिपत्य में ले आया। सन 1751 में नागपुर के भोसलों ने उड़ीसा सूबा अलीवर्दी खान से जीत लिया। कालांतर में सन 1803 तक उड़ीसा पर मराठों का प्रभुत्व था। क्या तुम जानते हो, मराठा डिच कोलकाता के अंग्रेज नागपुर के भोसलों से बुरी तरह भयभीत थे। मराठों के संभावित आक्रमण से कोलकाता शहर को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने शहर के चारों ओर एक खंदक खुदवाई थी। यह खंदक मराठी डिच नाम से विख्यात हुई। ग्वालियर के शिंदे बाजीराव प्रथम ने राणोजी शिंदे के शौर्य और पराक्रम को भांप लिया था, अतः उसे उत्तर का सरदार नियुक्त किया। राणोजी की मृत्यु के पश्चात उसके बेटों जयाप्पा, दत्ताजी और महादजी ने अपनी वीरता के बल पर उत्तर भारत में मराठी सत्ता को सामर्थ्यवान बनाया। माधवराव पेशवा ने शिंदे परिवार का सरदार पद महादजी को प्रदान किया। वह वीर और चतुर राजनीतिज्ञ था। पानीपत की पराजय के पश्चात उसने उत्तर भारत में मराठों के प्रभुत्व और प्रतिष्ठा को स्थापित करने का कार्य किया। वह भली भांति जानता था कि उत्तर भारत के समतल प्रदेश में मराठों की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली उपयोगी सिद्ध नहीं होगी, अतः उसने फ्रांसीसी सेना विशेषज्ञ डिवाइन के मार्गदर्शन में अपनी सेना को प्रशिक्षित किया और तोपखाना सुसज्जित किया। इस प्रशिक्षित सेना के बल पर उसने रुहेले, जाट, राजपूत, बुंदेला आदि से आत्मसमर्पण करवाया। पानीपत के युद्ध के बाद मराठों की शक्ति क्षीण हो गई। यह देखकर अंग्रेजों ने दिल्ली की राजनीति में प्रवेश करना प्रारंभ किया। उन्होंने बंगाल सूबे के दीवानी अधिकार अपने हाथ में ले लिए। वे दिल्ली
कि बादशाह को अपने नियंत्रण में कर लेना चाहते थे। इस विपरीत स्थिति में महादजी शिंदे ने अंग्रेजों को मात देकर दिल्ली के बादशाह को पुनः गद्दी पर बैठाया। इस कार्य पर प्रसन्न होकर दिल्ली बादशाह ने उसे वकील मुतलक उपाधि प्रदान की, अर्थात दीवानी और सेना अधिकार का नियंत्रण उसे सौंपा। उसने उस उपाधि को बाल पेशवा सवाई माधवराव की ओर से स्वीकार किया। इस उपाधि के कारण दिल्ली बादशाही पूर्णतः मराठों के नियंत्रण में आ गई। लड़खड़ाती ढहती मुगल सत्ता की अट्टालिका को संभालना का सरल कार्य नहीं था। महादजी ने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति पर विजय पाकर बड़ी दृढ़ता से ईस्वी सन 1784 से 1794 की अवधि में दिल्ली का प्रशासन चलाया। पानीपत युद्ध के लिए नजीब खान उत्तरदायी था। उसके उत्तराधिकारी भी वीरभैलखंड में षड्यंत्र कर रहे थे। नजीब का पोता गुलाम कादिर ने लाल किला अपने अधिकार में कर लिया और धन के लिए बादशाह और बेगमों को यंत्रणाएँ दी। बादशाह की आंखें निकाली और राजकोष हड़प लिया। इस स्थिति में महादजी ने कादिर को पराजित किया। कादिर द्वारा हड़प की हुई संपत्ति लेकर बादशाह को लौटाई। बादशाह को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। इस प्रकार महादजी ने पानीपत युद्ध के पश्चात मराठों की साख पुनः प्राप्त कराई। दिल्ली के बादशाह को मराठों के नियंत्रण में रखकर भारत की राजनीति चलाई। पेशवाओं में चलने वाले गृह युद्ध का परिणाम यह हुआ कि रघुनाथ राव अंग्रेजों के आश्रय में चला गया था। अंग्रेजों की सहायता से पेशवा पद प्राप्त करना उसका उद्देश्य था और मराठी कूटनीतिज्ञों को यह स्वीकार न था। तब मराठी और अंग्रेजों के बीच संघर्ष अटल था। लेकिन इससे तो इतना स्पष्ट हो गया कि हिंदुस्तान पर शासन कौन करेगा, इसका अंतिम निर्णय मराठे और अंग्रेजों के बीच होने वाला था। अंग्रेज मुंबई से बोरघाट मार्ग द्वारा मराठों पर आक्रमण करने आए। महादजी शिंदे के नेतृत्व में मराठी सेना एकत्रित आई थी। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध नीति का अवलंबन कर अंग्रेजों को रसद प्राप्त होने नहीं दी। दोनों सेनाएं वड़गांव में, वर्तमान पुणे मुंबई राजमार्ग पर है, एक दूसरे के आमने सामने आई। इस युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई। परिणामस्वरूप अंग्रेजों के लिए आवश्यक हो गया कि वे रघुनाथ राव को मराठों को सौंप दें। दिल्ली पर ईस्वी सन 1803 तक मराठों का नियंत्रण था। अंग्रेजों ने भारत पर विजय पाई, परंतु मराठों से लड़कर। यदि यह ध्यान में आया तो महादजी के कार्यों का महत्व समझ में आता है। दिल्ली के प्रशासन को सुस्थिति में लाकर वे पुणे आए। पुणे के समीप वानवाड़ी में उसकी मृत्यु हुई। वहीं उसकी स्मृति में छतरी बनाई गई है। यहाँ पे देखो, शिंदे की छतरी, वानवाड़ी, पुणे। शिंदे, होड़कर और भोंसले की भांति अन्य कुछ प्रमुख सरदारों ने मराठी राज्य की उल्लेखनीय सेवा की। शिवाजी महाराज को जिस नौसेना का निर्माण करवाया उसे कान्होजी और तुड़ाजी आंग्रे पिता पुत्र ने शक्तिशाली बनाया। इसी शक्तिशाली नौसेना के बल पर उन्होंने पुर्तगाली, अंग्रेज और सिद्दी जैसी नौसैनिकी सत्ताओं को अपने नियंत्रण में रखा और मराठी राज्य के तटक्षेत्र की रक्षा की। सेनापति खंडेराव दाभाड़े और उसका बेटा त्रिंबक राव ने गुजरात में मराठी सत्ता की नींव रखी। खंडेराव की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी उमाबाई ने अहमदाबाद के मुगल सरदार को पराजित किया, वहाँ का किला जीत लिया। आगे चलकर गायकवाड़ों ने गुजरात की बड़ोदरा को अपना सत्ता केंद्र बनाया। उत्तर में मराठी सत्ता का विस्तार करने में मध्य प्रदेश के धार और देवास के पवारों ने शिंदे और होड़कर को बहुमूल्य योगदान दिया। सेनापति माधवराव पेशवा की मृत्यु के पश्चात मराठी राज्य व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। उसे नाना फडणवीस और महादजी शिंदे पटरी पर ले आए। जब महादजी उत्तर भारत में मराठों का वर्चस्व स्थापित करने में व्यस्त थे, उस समय नाना ने दक्षिण की राजनीति की बागडोर संभाली। इस कार्य में उसे पटवर्धन, हरिपंत फड़के, रास्ते आदि सरदारों का सहयोग प्राप्त हुआ। फलस्वरूप दक्षिण में मराठी सत्ता का वर्चस्व स्थापित हुआ। इंदौर के होड़कर, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के शिंदे, बड़ोदरा के गायकवाड़ ने अपने पराक्रम, नेतृत्व, कार्य आदि गुणों के बल पर मराठी सत्ता को वैभवशाली बनाया। ये सभी मराठी सत्ता के अंतिम चरण के आधार स्तंभ थे। मराठी सत्ता का उत्तर और दक्षिण भारत में प्रभाव निर्माण करने में मराठी सरदार सफल हुए, परंतु महादजी शिंदे और नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठी सत्ता का पतन प्रारंभ हुआ। इस कालखंड में रघुनाथ राव का बेटा बाजीराव द्वितीय पेशवा था। नेतृत्व योग्यता का अभाव था।
उसके विपरीत उसमें अनेक दोष थे। वह मराठा सरदारों में एकता निर्माण नहीं कर सका। मराठा सरदारों में आपसी फूट पैदा होने से मराठी सत्ता भीतर से खोखली होती गई। ऐसे अनेक कारणों से बाजीराव द्वितीय ने कार्यकाल में मराठों का उत्तर और दक्षिण में प्रभाव क्षीण होता गया। मराठी सत्ता का स्थान अंग्रेजों ने ले लिया। ईस्वी सन 1817 में अंग्रेजों ने पुणे को अपने अधिकार में कर लिया और वहां अपना यूनियन जैक ध्वज फहराया। ईस्वी सन 1818 में सोलापुर के जिले के आष्टी नामक स्थान पर हुई लड़ाई में अंग्रेजों ने मराठों को पराजित किया। फलतः मराठी सत्ता समाप्त हो गई। यह घटना भारतीय इतिहास की बहुत बड़ी परिवर्तनकारी घटना सिद्ध हुई। इस घटना के पश्चात अंग्रेज लगभग संपूर्ण भारत को अपने आधिपत्य में ले आए। भारत का पश्चिमी विश्व के साथ संपर्क बढ़ा। इसके साथ साथ समाज व्यवस्था में कई परिवर्तन हुए। अनेक पुरानी बातें काल बाह्य हो गईं और हाशिए पर चली गईं। एक बहुत बड़ा बदलाव आया। भारतीय इतिहास का मध्यकाल समाप्त हुआ और आधुनिक कालखंड का प्रारंभ हुआ। इसी के साथ ही हमारा 12वां पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।